सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है इतिहास। तो भारत के जो इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास उसकी ओर बढ़ेंगे और उसमें एक टॉपिक लिया है भू राजस्व व्यवस्था। उसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं इस पल में हमें कितना सीखने को मिलता है। प्रयास करेंगे तो जरूर सीखेंगे। आज का विषय है हमारा भारतीय इतिहास और जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक का नाम है भू राजस्व व्यवस्था। ये जो भू राजस्व व्यवस्था है ये हमने आधुनिक भारत को ध्यान में रखते हुए लिया है टॉपिक। चूँकि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, लेकिन यहाँ जो चर्चा होगी आज वो केवल और केवल आधुनिक भारत। तो आधुनिक की बात हो रही है। भू राजस्व व्यवस्था 1813 ईस्वी तक प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार का जो प्रयोजन है राजस्व यानी मालगुजारी का संग्रह करना, केवल और केवल उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार का जो प्रयोजन है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर शासन शुरू किया, अब चाहे वो प्रशासनिक कोई कार्य कर रहा हो या न्यायिक कोई कार्य कर रहा हो, उद्देश्य उसके पीछे क्या है? वो यही है राजस्व, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें मालगुजारी का संग्रह करना और लगातार बढ़ाना। सीधा सीधा दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जितना ज़्यादा हो सके भारत को लूटना, किसके द्वारा? माध्यम राजस्व। तो यहाँ तक तो इनका यही काम रहा 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद कंपनी द्वारा भू राजस्व पद्धति सर्वप्रथम 1762 ईस्वी में वर्धमान एवं मिदनापुर, ये जो वर्धमान की जगह पर यहाँ शब्द है वर्धमान, एवं मिदनापुर क्षेत्रों में इजारादारी प्रथा के रूप में लागू हुई। अब इस चीज को समझिए। कंपनी द्वारा भू राजस्व पद्धति में सर्वप्रथम 1762 में ये पश्चिम बंगाल यानी जो बंगाली था तब तो उसका 2 क्षेत्र हैं, एक वर्धमान और एक मिदनापुर। इसमें इजारादारी प्रथा के रूप में लागू की गई थी। पहली बार भू राजस्व पद्धति अंग्रेजों द्वारा कब लागू की गई? 1762 में, जिसे
3 वर्ष तक भूमि कर वसूलने के लिए सार्वजनिक नीलामी होती थी। ये गौर करने वाली बात यहाँ से शुरू होती है कि पहली बार 1762 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने शुरुआत की थी, वो क्या शुरुआत की है कि ये 2 क्षेत्र लिए, बंगाल के मिदनापुर और वर्धमान, यहाँ पर इजारादारी प्रथा। अब यहाँ पर इजारादारी प्रथा जो शब्द प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये है कि भूमि को सार्वजनिक नीलामी, कि भाई 3 वर्ष तक के लिए इसका टैक्स ये लिया जाएगा। यहाँ तक शुरू होती है बात। अब इसके आगे देखते हैं भाई, इसके आगे वारेन हेस्टिंग्स ने एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन कर नीलामी की अवधि 5 वर्ष कर दी, जो कि 1762 में थी कितने वर्ष की? 3 वर्ष। कि भाई 3 वर्ष तक इस भूमि का टैक्स कंटिन्यूस लिया जाएगा। लेकिन ये जो आया वारेन हेस्टिंग्स, इसने एक बनाया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और इसके तहत नीलामी की जो अवधि थी भूमि की वो 5 वर्ष कर दी, और सन रही 1772 ईस्वी में। उसके बाद 1777 कितना 1777 ईस्वी में इससे पुनः 1 वर्ष के लिए कर दिया। अब कितना परिवर्तन होता है? पहले 3 वर्ष, फिर 5 वर्ष और फिर 1 वर्ष। अगला पॉइंट है इसकी देखरेख, कि रेवेन्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है, भाई इसकी भी तो जिम्मेदारी है, कोई तो देखेगा। तो इसकी देखरेख के लिए यूरोपीय कलेक्टर नियुक्त कर दिए। यानी राजस्व जो वसूल करने का जो काम है, वो सब कुछ देखरेख किसकी होगी? भाई कलेक्टर की होगी। और वर्तमान में जो कलेक्टर शब्द है वो प्रचलन में है, व्यवहार में है, तो लोग जिलाधिकारी को भी कलेक्टर कह देते हैं। तो यहाँ पर इजारादारी प्रथा, अब ये जो समझिए इजारादारी प्रथा है, ये क्या है? यानी ठेका प्रणाली। ठेका मिल गया है भाई किसी पर्टिकुलर जमीन का, कि इसका टैक्स इस आदमी को कलेक्ट करना है। तो ये थी इजारादारी प्रथा का दूसरा मायने, ठेका प्रणाली। तो जब ये शुरू हुई तो हुआ क्या? नकदी फसल के उत्पादन
में वृद्धि हो गई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने वाली फसल को उगाना शुरू कर दिया। यानी कहने का मतलब है कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। क्या हो गया? व्यवसायीकरण। और जो वो कृषि, परंपरागत कृषि थी जिसको किया जाता था, वो अब नष्ट होने लगी। ये था इजारादारी प्रथा का दोष, क्योंकि इतिहास में पढ़ा भी है, नील की खेती करना अनिवार्य, यानी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे किसी आदमी के पास कोई जमीन है, उसका एक हिस्सा नील की खेती करना ही था। तो इस पर आंदोलन भी हुए, तीन कटिया आंदोलन चंपारण में जो हुआ, ये सब कुछ क्या है? इसी की तो देन है कि नकदी फसल, और चूंकि टैक्स देना है तो हर व्यक्ति किस ओर मुड़ गया था? कैश क्रॉप की तरफ। इसके बाद बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, अब यह भी समझना है कि स्थायी बंदोबस्त है क्या। ये कहानी कर कौन रहे हैं? ये शुरू, ये कर तो अंग्रेजी रहे हैं। तो इसको समझेंगे। इस पद्धति की रूपरेखा मूल रूप से 1789 ईस्वी में कौन था? ये सर जॉन शोर ने रखी। यानी स्थायी बंदोबस्त, ये जो शब्द है, इसकी जो रूपरेखा, इसके अंतर्गत क्या होना अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले किसने रखी है? 1789 में, हाँ 1789 में। और रखने वाला कौन है ये व्यक्ति? सर जॉन शोर। इसने भाई ये स्थायी बंदोबस्त की पहली कहानी कर दी। अब इसके आगे क्या होता है? स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी, मालगुजारी, जागीरदारी और एक शब्द है इस्तमरारी। कितने नाम हो गए भाई? एक तो जमींदारी हो गई, मालगुजारी हो गई, इस्तमरारी हो गई और जागीरदारी हो गई। आदि नामों से भी जाना जाता था, आदि नामों से भी जाना जाता था। अब सुन लीजिए, जो स्थायी बंदोबस्त है इसको हम क्या कहेंगे? जमींदारी व्यवस्था भी कहेंगे, मालगुजारी भी कहेंगे, इस्तमरारी भी कहेंगे, जागीरदारी भी कहेंगे, यह इसके नाम है। तो प्रश्न पेपर में यानी परीक्षा में जो आएगा वो क्या है कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की है? तो यह आदमी का नाम क्या है जी? सर जॉन शोर। इसको जरूर याद रखिए। और कब किया है जी? 1789 में। तो ये दो बातें बेहद काम की हैं जिसको याद रखना ही है। अब ये जो व्यवस्था है, ये जो स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है, वो आरंभ में 10 वर्ष के रूप में 1790 ईस्वी में लागू किया गया था। इस पद्धति का जो रूपरेखा है
वो सर जॉन शोर ने 1789 में रख दी भाई कि ऐसा होना चाहिए। अब इसको लागू किया गया, तो लागू कब किया गया? 1790 में, 1 साल बाद। और कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए स्थायी बंदोबस्त। 1 मई 1793 में कॉर्नवालिस कोड, यह भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कॉर्नवालिस कोड 1793 में बना, ये भी एक नियम था। उसके आगे 1793 में इसे कहाँ लागू किया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया। बाद में उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी कर्नाटक में भी लागू कर दिया गया। अब यहाँ से सवाल क्या बनता है कि एक तो यही कॉर्नवालिस कोड कब आया? तो 1793 में। दूसरा ये स्थायी बंदोबस्त कितने वर्ष के लिए शुरू किया गया? 10 वर्ष के लिए। तीसरा 10 वर्ष के लिए शुरू किया गया तो कौन सी सन में किया गया? वो 1790 में। अब अगला सवाल जब बनता है वो ये कि सबसे पहले किस प्रांत में, यानी किस तरफ स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 में। बाद में जो शुरू किया गया वो उत्तर प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक में भी इसको लागू किया गया। तो पहले तो ये 3 ही बातें हैं जो बेहद जरूरी हैं याद रखने के लिए। अब ये जो स्थायी बंदोबस्त है इसमें और क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसको भी देख रहे हैं। यह व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत, अब ये शब्द से समझ जाओ कि जहाँ जहाँ कब्जा रहा किसका? अंग्रेजों का, जिस जमीन पर, तो वह उसी की बात हो रही है। तत्कालीन ब्रिटिश भारत की कुल भूमि के 19% भाग पर लागू थी। यह व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की कुल भूमि के 19% भाग पर लागू रही। कौन सी व्यवस्था? स्थायी बंदोबस्त। आगे इस व्यवस्था में 10/11 भाग कंपनी को, जबकि 1/11 भाग जमींदार अपने पास रख लेते थे। अब इसको क्या समझें कि जो भूमि है जिससे हमें लगान लेना है तो लगान का 10/11 भाग तो कंपनी को ही चला गया, 1/11 भाग जमींदार के पास। अब किसान को क्या मिला? तो उसका तो पूरी तरह से शोषण हुआ। तो ये जो पूरी प्लानिंग है अंग्रेजों की वो क्या है? जितना चाहो उतना लूटो और जितना चाहो उतना शोषण करो। अंततः किसान की हालत बहुत दयनीय हो गई। मजा कौन ले रहा? ये जो बीच में बैठा है जमींदार, ये भी ले रहा मजा। ये लूट रहे हैं और ये मजे ले रहा। कौन? जमींदार।
ये तो कुछ करना ही नहीं है, इसको तो इकट्ठा कर कर के लाना है, इतना उनको देना है, किसान का शोषण करना है। और मजे की बात यह भी थी, अगर किसान उस जमीन का टैक्स सूर्य अस्त होने तक जमा नहीं कर पाया तो उसकी जो जमीन है वो नीलाम कर दी जाती थी किसी और को, तो वो तो बेकारी हो जाता था। तो ये व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त, यानी क्रूरता की पराकाष्ठा। जितना हो, अरे ये तो 10/11 लगभग 90% ही हो गया, कंपनी ले जा रहा है, बाकी ये ले जा रहा है, किसान को क्या मिल रहा है, वो तो मेहनत करते करते ही मर जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा लूटने की ये जो नीतियाँ हैं यही थी, किसकी? अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ऐसा भारत को अंग्रेजों ने क्या दिया है और क्या लिया है? दिया बहुत कम है और लिया बहुत ज़्यादा है। अगर पूरा उसका कंक्लूजन निकाला जाए तो दिया बहुत कम है और लिया बहुत ज़्यादा है। शोषण किया, कुछ नए आविष्कार, कुछ नए परिवर्तन, ये सब कुछ हुए अंग्रेजों के आने के बाद। ठीक है, आधुनिक भारत में जो परिवर्तन हुआ, दुनिया से अपनी पहचान बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत थी, टेलीफोन लाइन है ना, शिक्षा में परिवर्तन, ये सब कुछ हुआ आने के बाद, किसके? अंग्रेजों के। लेकिन यह भी तो बात एक सोचने की है कि कितनी कुर्बानी देनी पड़ी। अब बात करते हैं महालबाड़ी या महालबारी व्यवस्था। एक व्यवस्था हमने पढ़ी क्या? स्थायी बंदोबस्त। अब ये दूसरी व्यवस्था भी आ गई, महालबाड़ी। इसको भी समझ लेते हैं। 1822 ईस्वी में लागू कर दी गई। कब लागू कर दी गई? 1822 ईस्वी में। अब ये है क्या, इसको भी समझेंगे। यह है जमींदारी व्यवस्था का ही संशोधित रूप था। ये जो व्यवस्था है कोई और नहीं, जो अभी हम निपट के चुके हैं स्थायी बंदोबस्त से, उसी का एक संशोधित रूप है। अब वो क्या है इसको भी समझेंगे। इस व्यवस्था का प्रस्ताव 1819 यानी 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। भाई ये प्रश्न पूछा गया है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए कि महलबाड़ी व्यवस्था का जो प्रस्ताव है सबसे पहले हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1819 में लाया गया। ये पेपर में पूछा जाता है परीक्षा में। अगला है, यह व्यवस्था गंगा के दोआब क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई। तो अब तक हमारे सामने जो प्रश्न आया है वो क्या है कि 1822 में लागू की गई, प्रस्ताव 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने, और किन क्षेत्रों में
ये व्यवस्था लागू की गई, वो क्षेत्रों के नाम भी याद रखने हैं। अब तक हमको ये समझ में नहीं आया कि ये व्यवस्था है क्या, अब वो भी समझेंगे, इसको भी समझते हैं कि ये है क्या। लंबरदार, ये जो शब्द है लंबरदार, इस पर बहुत कुछ टिका हुआ है। लंबरदार पर अपने महाल या गांव से भू राजस्व वसूलने का दायित्व था। महलवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, पूरे गांव का जो भू राजस्व है वो कलेक्ट कौन करेगा, लंबरदार। ये वो आदमी है लंबरदार, ये पूरे गांव का टैक्स वसूलता था। और कंपनी कुल उत्पादन का 85% से 95% तक कर के रूप में वसूल करते थे। कितना ज़्यादा करते थे, 85 से लेके 95 तक। किसमें, महलवाड़ी व्यवस्था में। कहाँ लागू की गई यह मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। स्थायी बंदोबस्त से भी ज़्यादा यहाँ कंपनी ले रही है टैक्स, भू राजस्व। अगला पॉइंट, इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 30% भूमि पर यह व्यवस्था लागू की गई। और अभी पढ़ा था कि स्थायी बंदोबस्त वो 19%, तो ये ज़्यादा हो गया। अगला, अठारह ईस्वी में कौन है, विलियम बेंटिक ने कंपनी के लिए भू कर 80% निर्धारित किया। अब ये आ गए, इन्होंने एक नया काम शुरू किया। बोला ठीक है भाई, 85 से लेकर कोई 95% ले रहा है, इससे पूर्व और 89 यानी 90% ले रहे हैं। तो ये जनाब आके बोलता है ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, अब 80% निर्धारित कर दे। तो इन्होंने कौन सा रैम कर दिया, बहुत ज़्यादा टैक्स है ये तो। और 1833 में पहली बार खेतों के मानचित्र यानी मैपिंग शुरू हो गई। किसकी, खेतों की। मानचित्र एवं पंजियों यानी उनका रिकॉर्ड का प्रयोग किया गया। अब भाई हर एक के खेत का जो रिकॉर्ड है मैप के हिसाब से, उसका रखना शुरू किया 1833 में पहली बार। इस नई योजना
मार्टिन यानी रॉबर्ट मार्टिन वार्ड, और रॉबर्ट मार्टिन वार्ड इस नई योजना को रॉबर्ट मार्टिन वार्ड द्वारा लागू किया गया। यानी जो मानचित्र खेतों के और उनका जो रिकॉर्ड रखना, ये इसके काल में, विलियम बेंटिक के काल में किसने शुरुआत की है? रॉबर्ट मार्टिन वार्ड ने। तो ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से भाई इंपॉर्टेंट है। अगला, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक कहा गया। किसको? इसको मार्टिन वार्ड यानी रॉबर्ट मार्टिन वार्ड को उत्तरी भारत में कर व्यवस्था का क्या कहा गया? इसको प्रवर्तक कहा गया। यहां तक बात क्लियर होती है। अब आगे बाद में रॉबर्ट मार्टिन वार्ड ने यह कर 66% कंपनी के लिए कर दिया। यानी पहले जो 80% किया था विलियम बेंटिक के काल में, वो धीरे धीरे बाद में कहाँ तक आके टिक गया? 66% पर आके। ये तो बात थी भाई महलवाड़ी। महलवाड़ी का मतलब गांव की व्यवस्था, पूरे गांव का सामूहिक भू राजस्व इकट्ठा किया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? लंबरदार के पास। अब आती है भाई रैयत, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसको भी देखिए, ये क्या है? 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रथम भूमि व्यवस्था 12 महल जिले में लागू की गई। मद्रास प्रेसिडेंसी में एक जिला है 12 महल, उसमें ये सबसे पहले 1792 में लागू की गई। कौन सी? रैयतवाड़ी। कैप्टन रीड ने थॉमस मुनरो की सहायता से खेत की अनुमानित आय का लगभग आधा भाग भूमि कर के रूप में निश्चित किया, यानी निर्धारित किया। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसके अंतर्गत कैप्टन रीड ने थॉमस मुनरो की सहायता से खेत की अनुमानित आय, यानी अंदाजा लगाया जाएगा, अनुमान लगाया जाएगा कि भाई इसकी आय इतनी होगी, ठीक है, आधा भाग इसका कंपनी को भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा, यानी कंपनी को देना है तो कंपनी वसूल करेगी। तो ये था किसमें? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। अब इसके आगे भी देखते हैं भाई, और इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है जो हमारे लिए उपयोगी रहेगा। आइए, अब इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में
अगला पॉइंट है, इस पद्धति के अंतर्गत कंपनी सीधे 33% भू राजस्व वसूल करती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भू राजस्व की दर है वो कितनी हो गई? 33%। और किससे लिया जाएगा? सीधे किसानों से। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषकों को भूमि का स्वामी माना गया। और वास्तव में भूमि का स्वामी तो वही होगा जो खेती कर रहा हो, मेहनत वो कर रहा है और उसका लाभ कोई और ले रहा है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषकों को भूमि का स्वामी माना गया, वह शर्ते वह भू राजस्व चुकाता था। अगला पॉइंट और समझते हैं इसका। एल्फिंस्टन की रिपोर्ट, एल्फिंस्टन की रिपोर्ट के आधार पर बंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था या पद्धति लागू की गई। ये बात प्रूव्ड हो गई कि भाई एल्फिंस्टन अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि बंबई में क्या लागू है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब इसने क्या रिपोर्ट दी उसे भी सुनो। यहां भू राजस्व की दर 55% थी। अब हो गया कमाल की बात, उनका ही कर्मचारी रिपोर्ट दे रहा है। ये है कौन? ये भी सुनिए, ये है कौन? एल्फिंस्टन बंबई का गवर्नर, ये गवर्नर था। अब ये क्या कह रहा है कि 55% वहां पर भू राजस्व की दर थी, जबकि किसानों से कितने लिया जाता था? 33%। तो ये इसका मतलब ये है कि यह भी लूटमार यहां भी हो रही थी, कोई पता ही नहीं है। सैद्धांतिक तौर पे कुछ और है और व्यवहारिक तौर पे कुछ और है, तो कहा नहीं जा सकता। दूसरा, 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ। कौन सा अधिनियम? दक्कन कृषक राहत अधिनियम, जिसके द्वारा किसानों यानी कृषकों को के विरुद्ध संरक्षण, यानी यहाँ पर आके 1879 में आके कुछ मिला है संरक्षण एक अधिनियम के द्वारा। तो तब तक तो बहुत कुछ शोषण हो चुका था। कहा तो ये भी जाता था बंगाल में जब जबरदस्ती अंग्रेज नील की खेती कराने लगे और वहाँ के जो दस्तकार थे हाथ के बहुत बढ़िया कारीगर, उन्होंने भी जो कपड़ा के बुनकर थे जबरदस्ती उनको बुनने के लिए प्रताड़ित किया जाता था, क्योंकि मलमल बंगाल का बेहद प्रसिद्ध था, पूरे
विश्व में, वहाँ रोम तक जाता था। तो शोषण की जब इंतहा हो गई, बहुत ज़्यादा शोषण होने लगा, तो जो बंगाल के जो बुनकर थे उन्होंने अपने अंगूठे भी काट लिए। जब है ही नहीं अब क्या करोगे आप। तो बहुत ज़्यादा शोषण किया गया अंग्रेजों द्वारा। लेकिन परीक्षा में पूछा जाएगा महलवाड़ी क्या होता है, रैयतवाड़ी क्या होता है, स्थायी बंदोबस्त क्या है, इनसे जुड़े हुए प्रश्न। तो भाई यह चर्चा केवल इसी की हुई। आज की क्लास यहीं पर छोड़ते हैं, फिर देखते हैं कल ईश्वर किस टॉपिक को पढ़वाएगा हमसे और आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।